Hello everyone, welcome to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 2 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट 3 जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी वो स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो लास्ट वीडियो से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, या फिर आज की वीडियो से रिलेटेड तो। और इसकी जो पीडीएफ हो मैं वीडियो के ख़त्म होने के बाद चैनल पर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की जो वीडियो है वो उसका कंटेंट जो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहूँगी कि जो बीओपी वाला कंसेप्ट है, बीओपी वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के सिलेबस में बीओपी नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उनकी सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप लोग पीओपी की टेंशन ना लें। सो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? अब हम सबको पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी कि बाहर की कंट्री के साथ हमारा ट्रेड होता चला आ रहा है, उसी की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है काफ़ी सालों से वो चेंज होती रही है, उसमें सारे चेंजेस आते रहे। और तो और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया है हमने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि यूरोपियन यूनियन को, या फिर जो हमारा नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन सब की फॉर्मेशन हुई थी। अब थ्योरीज हैं कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रेड की? तो जो सबसे पहली थ्योरी थी हमारी वो थी द मर्केंटिलिज्म थ्योरी। अब जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है ये फर्स्ट थ्योरी थी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 17-18 सेंचुरी में। अब इस थ्योरी का मोटो क्या था? इस थ्योरी का मेन फोकस किस चीज़ पर था? तो इस थ्योरी का जो मेन फोकस था, पहला कि हम हमारे वेलफेयर को प्रोटेक्ट करें। मतलब हमारी जितने भी उस समय में 17th सेंचुरी में गोल्ड और सिल्वर की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। गोल्ड और सिल्वर मतलब समझ लो कि आज की टाइम की डायमंड। तो उस समय में सारे लोग जो थे वो अपने अपने कंट्री की गोल्ड और सिल्वर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे, उसे एक्यूमुलेशन करना चाहते थे उसका, अपने वेल्थ का, ठीक है, ताकि उससे क्या है कि उनकी जो नेशन का जो ट्रेजर है वो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो सके, ठीक है। और दूसरा फोकस उनका रहता था कि वो लोग प्रोडक्ट को एक्सपेंड ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आप अपने यहाँ से जो सामान है उसको कम बाहर भेजोगे और बाहर के सामान को कम अपने देश में लाओगे, तो इससे क्या होगा कि हम बाहर की चीज़ें कम यूज़ कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा जो भी हमारी मनी है उससे हम दूसरे कंट्री की इम्प्रूवमेंट में बल्कि फोकस नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को अपने कंट्री में प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी थ्योरी को हम प्रोटेक्शनिस्ट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जिसका मेन फोकस होता है वो खुद पर प्रोटेक्ट करने में होता है। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, इसमें हमारा मेन फोकस क्या है? हम खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करें और अपने इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को ज़्यादा करें, ठीक है। अब आज की जनरेशन में भी, आज की सेंचुरी में भी हम लोग इस बात पे फोकस रखते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें। कहते हैं ना कि हमें जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी इम्पोर्टेशन भी हमारे कंट्री में कम हो जाएगी, ठीक है। अब जो ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट है वो इस थ्योरी का परफेक्ट एग्जांपल है। ये क्या करते थे? अपने रॉ मटेरियल को दूसरी कंट्रीज़ में भेजते थे और फिर वहाँ से क्या करते थे? हायर प्राइजेस पर एक्सपोर्ट करते थे उन गुड्स को और दूसरे रिसोर्सेज को। अब इससे क्या होता था कि हम हमारे एक अपने कंट्री के वेल्थ को लार्ज अमाउंट में एक्यूमुलेट करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपने ही कंट्री में कोशिश करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस कर पाओ, प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी है? नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बाय चांस अगर इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट आ जाए तो इसलिए मैंने सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप उसे ना भी करना चाहो तो आपकी मतलब कम्प्लीटली और चॉइस, मेरा काम था समझाना, मैंने वो समझा दिया, ठीक है। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। सो इस थ्योरी को एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस्ड की थी 1776 में। अपने इन्होंने ये कह के इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारी मर्केंटिलिज्म थ्योरी है उसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, ठीक है। और ये उन्होंने अपने पब्लिकेशन, अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इंट्रोड्यूस की थी।
ठीक है। उनके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसको प्रोटेक्ट कर कर हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। उनका उनका ये फोकस था कि इस इन पर फोकस करने की जगह जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उनकी स्पेशलाइजेशन पर और डिवीजन ऑफ लेबर पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है उसी की वजह से हायर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, और हायर प्रोडक्टिविटी जब भी होगी तो वह उससे क्या होगा, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल की किसी भी कंट्री की वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब स्मिथ ने ये जो थ्योरी थी वो प्रपोज की थी, ये कहकर कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उन्हें अपने कंट्रीज के ट्रेड के बीच में जो है वो दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उन्हें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए उन पर। ठीक है। अब एजम्पशंस क्या थी इस थ्योरी के? अब ये थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की एजम्पशंस क्या थी? पहला, लैक ऑफ मोबिलिटी फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो एडम स्मिथ थे उनका ये मानना था कि जो एक कंट्री के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो दूसरी कंट्रीज में मूव नहीं कर सकते, यानी कि कंट्रीज के बीच में उनमें उनमें मूवमेंट नहीं हो सकती। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सबको पता ही होगा, वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, लैंड, कैपिटल, मशीनरी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें। ट्रेड बैरियर क्या थे? तो उनका ये मानना था कि किसी भी कंट्रीज़ के गुड्स के बीच, एक्सचेंज के बीच में कोई भी तरह का ट्रेड बैरियर यानी किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रेड बैलेंस स्मिथ ने एज्यूम किया था कि जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के इक्वल होना चाहिए। ट्रेड बैलेंस यही होता है कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के इक्वल हो तो। ठीक है। अब फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशंस क्या था कि जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, एडम का जो मेन फोकस था, उसका जो एजम्पशन था वो ये था कि कांस्टेंट रिटर्न्स जो है वो होनी चाहिए प्रोडक्शन सेल्स पर, यानी कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो होते हैं जब हम एक साथ बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका प्रोडक्शन करते हैं, तो मतलब जितना आपको ऑर्डर मिला उतना तो आप प्रोड्यूस कर ही रहे हो। आपको अगर किसी भी चीज़ का ऑर्डर मिला है, अगर आपको ऑर्डर मिला है कि आप किसी भी इंसान को टॉयज़ की, अगर सोचो टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग है और आपको ऑर्डर मिला है कि आपको 50 एरोप्लेन टॉय जो है वो एक टॉय शॉप पर पहुंचानी है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि आपको जो मशीनरीज हैं, सारी चीज़ें हैं, लेबर्स हैं, सब इकट्ठे करने पड़ेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब आपने उन लेबर्स को पेमेंट तो की है, ठीक है। अब आप उनसे अगर 50 की जगह 100 एरोप्लेन्स या 100 टॉयज़ बनवाना चाहोगे तो उससे क्या होगा? समझ लो 50 टॉयज़ बनाने में आपको 30 आवर्स, 50 टॉयज़ बनाने में आपको मशीनरी वगैरह की हद से बनाई है तो आपको 5 आवर्स लगे। ठीक है। अब आपने उन्हें 5 आवर्स के अकॉर्डिंग पे किया, सब कुछ किया। तो अगर आप उनको कहो कि 50 की जगह आप 100 टॉयज़ बना दो, तो वैसे ज़्यादा 5 से उनको 10 आवर लगेंगे। ठीक है। काम ज़्यादा करना है, बट होता है ना कि जब हम ज़्यादा सामान खरीदो तो तुम कैसे कहते हो लोगों को कि थोड़े से पैसे कम कर दो, तो वैसे ही आप जो लेबर है उसको कह सकोगे ना कि इतना सारा काम है, इतना तो थोड़े तो पैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर आप उन्हें 5 घंटे की 500 दे रहे थे तो आप उन्हें 10 घंटे, सॉरी 5 घंटे बहुत होता है, अगर आपने 5 घंटे के हिसाब से 800 भी दे रहे थे तो आपको उन्हें 10 घंटे के हिसाब से 1,600 देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें 1500 दे सकते हो, 1400 दे सकते हो। ठीक है। ऐसे कर सकते हो ना। तो ये होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है, एक साथ। और कांस्टेंट रिटर्न या फिर प्रोडक्शन स्केल्स क्या होते हैं? जब आप जितना आपको चाहिए आप उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो क्या एग्जाम्पल क्या है कि समझ, 2 कंट्रीज थी आपके पास, ब्लू कंट्री और रेड कंट्री। ठीक है। जो इस ग्राफ में आपने ब्लू और रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब यहाँ पर गुड ए और गुड बी किया है कि आपकी कंट्री ने 2 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, दोनों कंट्रीज ने, ब्लू और रेड ने, गुड ए और गुड बी। अब जो ब्लू कंट्री है वो गुड ए को प्रोड्यूस करने में 2 आवर्स लगाता है, बट जो रेड कंट्री है वो गुड ए को प्रोड्यूस करने में 10 आवर्स लगाता है। ठीक है। और वहीं गुड बी को प्रोड्यूस करने में ब्लू कंट्री जो है वो 8 आवर लगाती है। और ऐसे देखते हैं। ठीक है। अब
जो गुड ए था उसे प्रोड्यूस करने में, गुड ए को प्रोड्यूस करने में ब्लू कंट्री ने 2 आवर्स लगाए, बट गुड ए को ही प्रोड्यूस करने में रेड कंट्री ने 10 आवर्स लगाए। जबकि गुड बी को प्रोड्यूस करने में ब्लू कंट्री ने 8 आवर्स लगाए और गुड बी को प्रोड्यूस करने में रेड कंट्री ने 4 आवर्स लगाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनमें कुछ चेंजेस हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन अलग होंगे, उनकी मशीनरीज अलग होंगी, उनकी लेबर्स अलग होंगे, उनकी स्किल्स अलग होंगी। तभी तो जिस काम को करने में एक कंट्री को कम समय लग रहा है, दूसरी कंट्री को उसी चीज़ को करने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो इससे इससे अच्छा बेटर क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है, ये वही है कि अगर एक कंट्री को ज़्यादा समय लग रहा है तो बेटर ऑप्शन ये है कि जो रेड कंट्री है उसको कम समय लग रहा है गुड बी को प्रोड्यूस करने में, तो रेड कंट्री जो है वो कम्प्लीटली जो है पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो गुड बी का कर ले, और जो ब्लू कंट्री है उसको गुड ए को प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइजेशन है इजली कर पा रहा है, तो जो रेड कंट्री है वो क्या करे, अपने गुड बी का प्रोडक्शन करे, और जो ब्लू कंट्री है वो गुड ए का प्रोडक्शन करे। बेटर है ना कि दोनों अपने अपने एडवांटेज वाले, अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली चीज़ का प्रोडक्शन पे ध्यान दें। परफेक्ट। तो ये था हमारा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। आई होप आपको इस थ्योरी में कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है इतना समझाने के बाद भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी को करते हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? जो हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज था उसको तो एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था, बट थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को डेविड रिकार्डो ने इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी में अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन इन 1817, ठीक है। अब वो था द वेल्थ ऑफ नेशन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, एडम स्मिथ ने किया था। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, डेविड रिकार्डो ने किया था, ठीक है। अब जैसे कि हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में था, तो उसमें मेन फोकस किस पर था? उनका क्या मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड कब अच्छे से हो सकता है? जब हम लोग स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस करें, ठीक है। बट इनका मानना था, इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एक कंपनी का बेटर तभी हो सकता है जब जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करे गुड्स को, ठीक है, जो कि रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जिसमें रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज़्यादा हो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के कंपैरिजन में दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। आई नो आप लोगों को समझ नहीं आई लाइन, एग्जाम्पल से समझाता है, समझ लो। ये सारे एजम्पशंस है, तो मान ये मत सोचते कि ऐसा क्यों है, ठीक है। हमने 2 कंट्रीज ले लिया एग्जाम्पल के लिए, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया जो है वो बोथ इलेक्ट्रिकल और रबर दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स को जो है वो मलेशिया से अच्छे से बना सकता है, एफिशिएंटली बना सकता है, ठीक है। बट अंतर क्या है कि जो प्रोडक्शन करता है इंडोनेशिया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, वो ट्वाइस बेटर है एज़ कम्पेयर टू मलेशिया, बट जो रबर प्रोडक्ट्स है वो 5 टाइम्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू मलेशिया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें पता है कि जो इंडोनेशिया है उसका एब्सोल्यूट प्रोडक्टिव एडवांटेज जो है वो तो दोनों में है, मतलब बेहतरीन तो वो बाकी दोनों में ही कर रहा है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या रबर हो। बट रिलेटिव एडवांटेज जो है, यानी कि जो ज़्यादा एडवांटेज है वो उसे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल रबर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों को ही बेनिफिट मिले, यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों को ही किसी तरह से बेनिफिट मिले। इसके लिए इंडोनेशिया जो है वो रबर प्रोडक्ट्स मलेशिया से एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि रबर प्रोडक्ट्स तो वो मलेशिया से एक्सपोर्ट नहीं करेगा, रबर प्रोडक्ट्स तो मलेशिया सेंड करेगा, मलेशिया को देगा, और मलेशिया से जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो इंपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों ही कंट्रीज़ को म्यूचुअली बेनिफिट्स मिलेंगी, ठीक है। अब इसका क्या था, वही चीज़ जो मैंने भी कही कि रिकार्डो का मेन फोकस था कि दोनों ही कंट्री को एडवांटेज मिले, तो इसीलिए इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो है वो लॉन्च की थी। अब इसके एजम्पशंस क्या है? कभी भी पेपर में अगर आपके पास ये थ्योरी लिखने इसलिए आती, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि थ्योरी कौन सी है, वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी, फिर उस थ्योरी का मेन फोकस किस चीज़ पर है, ठीक है। फिर उसके अगर एजम्पशंस आपको पता था, एजम्पशंस लिख दो, एडवांटेज पता तो एडवांटेज लिख दो, ठीक है।
जो भी चीज़ें आपको पता है आप वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब एजम्पशंस कौन कौन से देख लेते हैं। एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, वैसे तो आप सबको पता ही हो कि एजम्पशंस क्या होते हैं। एजम्पशन मतलब हमने कुछ सोचा है, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ हमने एज्यूम की है चीज़ें, ठीक है। अब हमने अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें दो दो कंट्रीज हमने एज्यूम की थी, ए और बी, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। दोनों ही कंट्री दो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और रबर प्रोडक्ट। हमने एक्स और वाई नाम दे दिया। लेबर जो है वो ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि इनका ये मानना, ये जो है ना लेबर इंटेंसिव थ्योरी है। इन लोगों का मेन ये मानना है कि जो लेबर ही ये सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर भी अनचेंज रहेगा, यानी कि अगर एक साल हमारी कंट्री में इतने लेबर्स थे तो अगले साल भी उतने ही रहेंगे। टेस्ट दोनों कंट्रीज़ का सेम है। ऑब्वियसली दोनों ही कंट्रीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और रबर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही, तो दोनों के टेस्ट सेम है। जो लेबर कॉस्ट है वो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करने में मेन फोकस रखते हैं, क्योंकि लेबर को हमने जितना पे किया है वो तो मेन अमाउंट है ना, जो हमारे किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड होगा, ठीक है। जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बार्टर सिस्टम पे ट्रेड करती हैं एक तरीके से। क्यों, अगर तुम हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे रहे हो और हम तुम्हें रबर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो अनचेंज्ड है, इन लोगों की टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो परफेक्टली मोबाइल है दोनों कंट्रीज़ में। इन दोनों कंट्रीज़ में कोई भी इनमोबाइल नहीं है, ठीक है, फैक्टर्स नहीं है। फ्री ट्रेड किए जाते हैं दोनों कंट्री के बीच में, यानी किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो नहीं होते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी भी सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है दोनों कंट्रीज़ में। अब क्रिटिसिज्म, कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या क्रिटिसिज्म है, इसमें क्या मतलब कमियां हैं। पहला कि ये जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली लेबर कॉस्ट पर कंसिडर करता है, नॉन लेबर कॉस्ट को निगलेक्ट करता है। मैंने शुरू में बताया था ना कि ये लेबर इंटेंसिव जो है थ्योरी है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर जो काम करता है उसी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। इस थ्योरी के अंदर जो लेबर्स हैं उन्हें होमोजेनियस कंसिडर किया जाता है, और जबकि इन रियलिटी में जो लेबर होता है वो हेट्रोजेनियस होता है, उनकी डिफरेंट ग्रेड्स और डिफरेंट काइंड्स की वजह से, ठीक है। ये थ्योरी एज्यूम करता है कि जो सिमिलर टेस्ट है हर किसी का, जबकि जो टेस्ट है वो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज और इनकम ब्रैकेट्स में डिफर करती हैं। यानी कि वैसे भले ही सेम टेस्ट हो, यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट ही क्यों ना वो करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, बट फिर भी उनके ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज और इनकम ब्रैकेट्स में अंतर होता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो असेंशियल रोल प्ले करता है ट्रेड के लिए, बट रिकार्डो ने तो इसे कम्प्लीटली ही निगलेक्ट कर दिया कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं। अब एक बार बताओ, बिना ट्रांसपोर्टेशन के क्या आप अपने जो भी आपकी गुड्स है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा सकते हो? नहीं पहुंचा सकते। भले ही मान लिया कि आप कितना भी पैसे जो है वो नहीं लगाना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, बट स्टिल पैसे लगे हैं ना उसमें, और अगर आप उन पैसों को अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं करोगे उसकी फाइनल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लॉस में जाओगे, ठीक है। इस थ्योरी की जो एजम्पशन है वो ये है कि सिर्फ दो कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और सिर्फ टू कमोडिटीज़ ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। बट क्या ये रियलिस्टिक है? क्या सब पॉसिबल है कि सिर्फ दो ही कंट्री जो है वो आपस में ट्रेड करे और सिर्फ दो ही प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करे? नहीं, हर कंट्री लाखों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, न जाने कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर स्टेशनरी की ही बात कर ले तो बुक्स, नोटबुक्स, पेन, चार्ट पेपर्स, स्टेशनरी के मटेरियल छोटे मोटे, तो इस तरह से एक ही दो चीज़ें सर इतनी छोटी सी बात की, इतनी छोटे से टॉपिक पर ये लोग इतने सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, तो सिर्फ दो कमोडिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? सिर्फ दो ही कंट्री कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या बाकी कंट्री जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है? टैरिफ्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी वर्ल्ड के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, बट इन्होंने उसे भी जो है पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जो थ्योरी है वो एज्यूम करे फुल एम्प्लॉयमेंट, जबकि हर इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट होती ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी इकोनॉमी में कम्प्लीटली जितने भी लोग हैं वो सारे एम्प्लॉयड हों, ठीक है। द रिकार्डियन थ्योरी जो है वो कंसिडर करती है कि जो सप्लाई साइड है किसी भी वर्ल्ड ट्रेड का वो सिर्फ उस पर फोकस करती है, जबकि जो डिमांड साइड है उसे निगलेक्ट कर देती है।
यानी कि उनका फोकस किस पर है, सिर्फ सप्लाई करने पे, कि हम लोगों तक सामान पहुंचाने पर, लोगों को क्या चाहिए उस पर उनका कोई फोकस ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी भी खत्म होती है। अब तक हम 3 थ्योरी कर चुके हैं, मर्केंटिलिज्म थ्योरी, एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, हेस्कर ओहलिन थ्योरी, जिसको हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। अब जो ये थ्योरी जो थी वो हेक्टर और ओहलिन ने प्रपोज की थी। इस थ्योरी के हैकर ओकलिन थ्योरी होने का नाम होने का कारण यह भी है कि इस थ्योरी को हैकर और ओकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रपोज किया था। अब फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी होने के नाम के पीछे क्या कारण है? अब तक हमने जितने भी थ्योरीज पढ़े, इससे पहले जितने भी 3 थ्योरीज हमने पढ़े, उन तीनों थ्योरी के नाम के पीछे और उन सभी की जो मेन बेसिस थे, मेन फोकस थे, वो किसी न किसी एक मेन चीज़ पर के पीछे थे। मर्केंटिलिज्म थ्योरी का मेन फोकस था कि हम लोग हमारा वेल्थ है, हमारा गोल्ड सिल्वर सबको प्रोटेक्ट करें, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थी उसका मेन फोकस था कि हम उस चीज़ की प्रोडक्शन वो कंट्री करे जो प्रोडक्शन वो जल्दी कर सकते हैं, जिसमें उसको एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में हम लोग हमारे रिलेटिव एडवांटेज में फोकस कर रहे थे एब्सोल्यूट एडवांटेज की जगह, कि मतलब हमें ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ की प्रोडक्शन में है, हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करें। ठीक है, अब और जो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी था वो लेबर इंटेंसिव था। अब यहाँ पर क्या है, हम अपने फैक्टर्स पर फोकस करेंगे, जो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर है उन सब पर, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब पर हमारा फोकस रहेगा। मेनली क्या करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे दो तरीके के इंटेंसिव लेते हैं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास बेटर क्वांटिटी किस चीज़ की है। अगर हमारे पास लेबर अच्छी क्वांटिटी में है तो हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन फॉलो करेंगे, जिसमें लेबर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से काम करते हैं, उनके थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग हो। और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारी टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री से बेटर है, तो हम कौन सा इंटेंसिव प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इंडिया में हम सबको पता है कि हमारे पास लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव जो है टेक्निक फॉलो करता है। अब इसका एक चीज़ ये भी प्रपोज करता है कि जो कंट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है और जो एक्सपोर्ट करती है उन गुड्स को, जिनकी रिसोर्सेज जो है वो हमारे प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है हमारे पास ग्रेटर क्वांटिटी में, यानी कि हम वो गुड्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट लाइक हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास लेबर अवेलेबल है तो हम लेबर इंटेंसिव फॉलो करेंगे, और हम उस गुड्स को इंपोर्ट करें हमारे पास, या हम जिनके रॉ मटेरियल हमारे पास कम है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है तो हम ऐसी कंट्रीज से मटेरियल को जो है इंपोर्ट करेंगे जिनके यहाँ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन जो है फॉलो होता हो, जिनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी हो। ठीक है, अब एजम्पशंस क्या है इसके? पहला तो ये कि हम सब, एक तो हमें पता ही चलेगा कि जो इम्बैलेंस्ड है रिसोर्सेज, जो इम्बैलेंस्ड है पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर लेबर ज़्यादा है, कहीं पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कहीं पे लैंड ज़्यादा है, कहीं पे कुछ, मतलब हर जगह जो रिसोर्सेज है वो मतलब अनसर्टेन है, कोई परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हम सबको पता है रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज जो हमने एक दूसरे से ली गई हैं। अब हम लोग जो है वो रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सबको ये पता है, तो इसलिए हम उस रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, एजम्पशन है, जो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में हो इन कंपेरिजन टू अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम हमारे प्रोडक्शन मेथड में या फिर जो भी हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड करेंगे कि हमारे पास कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अब जो हैकर ऑकलिन मॉडल जो है वो लिमिटेड नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज तक ही या कमोडिटीज़ तक, यानी कि इसमें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज या वो नहीं आते, इसमें वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, और वो हमारे एक्सपोर्टेशन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा हैकर ऑकलिन थ्योरी थी, इसी क्रिटिसिज्म में एक दूसरी थ्योरी निकाली गई थी, लियोनटिफ पैराडॉक्स। ये लियोनटिफ पैराडॉक्स जो थ्योरी थी
ये जो है वो ट्रेड फ्लो स्टडी करती थी 1950s में, ठीक है। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स थ्योरी जो है ये लियोनटिफ ने इंट्रोड्यूस्ड की थी 1950s में। अब इसका रीज़न क्या था? पहला तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि ये हमारी जो इससे पहले वाली थ्योरी थी हैकर-ऑकलिन मॉडल, हैकर-ऑकलिन थ्योरी, उसका क्रिटिसिज्म है। ये उसकी क्रिटिसिज्म में किया गया था। उसका रीज़न ये है कि हमारे हैकर-ऑकलिन थ्योरी में हमने क्या देखा कि जो फैक्टर जो है सबसे बेस्ट है हमारे पास, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं, राइट? हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं और जो हमारे पास कम है हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। यही हमने सोचा था। तो लियोनटिफ ने भी यही सोचा था, बट जब उसने एनालिसिस किया, उसने पूरी छानबीन की, सारा कुछ फाइंड आउट किया, तो उसे क्या पता चला कि यूएस में जो कि कैपिटल के लिए बेस्ट है, वो क्या करता है, वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट क्या करता है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़। यानी कि जो उसके पास बेस्ट है वो फिर भी उसे ही इंपोर्ट कर रहा है और जो उसके पास कम रिसोर्सेज जो है वो उसे एक्सपोर्ट करता है। तो इससे क्या पता चला? पहला तो ये कि ये हमारी जो इससे पहले वाली थ्योरी थी उसकी क्रिटिसिज्म हो गया कि उसने तो कुछ और इंट्रोड्यूस किया था, बट रियलिटी क्या निकली? रियलिटी कुछ और निकली। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप जिसमें आपके पास जो स्पेशलाइज में हो या फिर आपके पास जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप वही आपके पास बेस्ट हो, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि कैपिटल रिच कंट्री जैसे कि यूएसए भी एक्सपोर्ट कर सकती है, जैसे कि एक्सपोर्ट करना चाहिए था कैपिटल इंटेंसिव कंट्री और इंटेंसिव गुड्स, और इंपोर्ट करना चाहिए था लेबर इंटेंसिव गुड्स दूसरी कंट्रीज से। वो क्या करती है? जहाँ वेयर लेबर इज़ कंपैरेटिवली चीपर, जहाँ पर लेबर जो है कंपैरेटिवली चीपर है। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो लियोनटिफ पैराडॉक्स है, इसकी वजह से जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने हैकर-ऑकलिन थ्योरम को क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। जितने भी थ्योरी मैं बता रही हूँ उन सबको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो लिखना बहुत ईजी होगा। सिर्फ ये याद रखना कि कौन से ईयर में हुआ था और उसके जिन्होंने लॉन्च किया था उनका नाम क्या है, ठीक है। बाकी उसके अलावा बाकी चीज़ें तो आप यूँ ही लिख लोगे खुद से। अगर आपके दिमाग में एक भी एग्जाम्पल आप फिट कर लो तो एग्जाम्पल के थ्रू आपके दिमाग बाकी चीज़ें लिखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो रिलैक्स होकर बिना टेंशन लिए आराम से सारी चीज़ें जो है उसे करना, सारे क्वेश्चंस लिखना। शॉर्ट नोट में ये ज़्यादा आ सकते हैं कि आपको कोई भी एक थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे, उस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि सारे जो हैं उनको ऊपर से एटलीस्ट पढ़ ज़रूर लो, सारी जो थ्योरीज हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी जो है उसे स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को रेमंड वर्मा ने इंट्रोड्यूस किया था 1960s में। ये एक बिजनेस प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, ठीक है। अब इन्होंने जो ये थ्योरी डिस्क्राइब की थी, ये बताता था कि प्रोडक्ट मैच्योर कैसे होता है, डिक्लाइन कैसे होता है इंटरनेशनलाइजेशन में। हम सबको पता है इंटरनेशनलाइजेशन क्या है, और यहाँ ऑब्वियसली बात है हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो जो भी सारी थ्योरीज होंगी वो इंटरनेशनल लेवल पे ही बात करेंगी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या था, उसे हम इस फिगर्स के थ्रू समझते हैं कि पहले क्या होता है, 4 स्टेजेस। पहला क्या, इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज ग्रोथ, थर्ड वन इज मैच्योरिटी एंड फोर्थ वन इज डिक्लाइन। अब इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन मतलब जब हमने थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, लोगों को उसके बारे में बताया, ठीक है, उसके फ़ायदे वगैरह लोगों को बताए, वो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। ग्रोथ स्टेज, जब लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को खरीदना शुरू किया, उसकी वैल्यू समझी, ठीक है, और उसमें ग्रोथ आई उसके प्रोडक्शन में, उसके सेलिंग में, ठीक है। अब मैच्योरिटी कब हुआ? मैच्योरिटी तब होता है जब हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स आ जाए मार्केट में, यानी कि हमने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अब दूसरे लोगों को भी पता चल गया कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये फ़ायदेमंद है, इसका हमें इससे अगर हम इसे लॉन्च करते हैं तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो वो लेवल होता है मैच्योरिटी का, जब हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएं। और डिक्लाइन कब? डिक्लाइन तब होता है जब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए थे, उन्होंने हमसे भी बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लग गए, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमसे अच्छी है, और वो अगर लो रेट पर यानी कि सस्ते सामान जो है, सस्ते प्रोडक्ट अगर अवेलेबल करा देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट में डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। अब इसे हमारे इसके अकॉर्डिंग समझते हैं
ठीक है। क्या था, ये एक साइकिल था जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली ग्रो थ्रू होता है और एक्सपोज किया जाता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, सारी चीज़ें। अब ये क्या है कि ये जो थ्योरी है वो एज्यूम करता है कि जो भी नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है वो ऑब्वियसली अपने होम कंट्री में ही होती है, क्योंकि वो उसके इनोवेशन की वजह से। बट 1960s में एक यूजफुल थ्योरी था एक्सप्लेन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के सक्सेस को यूनाइटेड स्टेट्स में। जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग थी वो ग्लोबली क्या करती थी, प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर को ग्लोबली डोमिनेंट प्रोड्यूसर थी, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्ल्ड वॉर 2 की बात, ठीक है। ये भी डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो पर्सनल कंप्यूटर था वो उसके प्रोडक्ट साइकिल से होते हुए गुजरा था। यानी कि जब पर्सनल कंप्यूटर वो लॉन्च हुआ था तो पहले वो प्रोडक्ट साइकिल से होता था। पहले पर्सनल कंप्यूटर का जो नया प्रोडक्ट था वो लॉन्च हुआ 1970s में, वो डेवलप्ड हुआ मैच्योर प्रोडक्ट में 1980s के दौरान और 1990s के दौरान। और आज के समय में पर्सनल कंप्यूटर क्या एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट स्टेज पर है, जहाँ पर जो मेजॉरिटी है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस की वो की जाती है लो कॉस्ट कंट्री जैसे कि एशिया और मैक्सिकोज में, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की जाती है करेंट ट्रेड पैटर्न्स में, जहाँ पर इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड में होती है। अब रेमोंड ने क्या किया था, इन्होंने 3 लेवल पर प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया था, 3 कैटेगरीज में, न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिंग प्रोडक्ट और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट मतलब जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैच्योरिंग मतलब जब हमने उस प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों तक पहुंचा दिया है, काफ़ी सारे जो लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगा है। और स्टैंडर्डाइज मतलब जब अब वो कॉमन हो गया, हर किसी के घर में प्रोडक्ट होता ही है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर आज के टाइम में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में पर्सनल कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जैसे जैसे इनोवेशंस इवोल्यूशंस आती जा रही हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़ में, एक और नई थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई माइकल पॉटर के थ्रू, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से थे। उन्होंने 1990 में हमारी नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बेस पर एक नई थ्योरी जो थी वो लॉन्च की थी, थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इस थ्योरी का मेन फोकस क्या था, इस थ्योरी का मेन फोकस ये था कि जैसे जैसे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है नेशन में वो इंक्रीज़ होती जा रही है, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी कैपेसिटी पे। यानी कि किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है वो किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं नए नए प्रोडक्ट्स को और अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है मेन फोकस उसका मेन फोकस कहाँ रहता था, एक्सप्लेन करने में कि क्यों नेशंस जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए सर्टेन इंडस्ट्री में। और इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो मिस्टर पोर्टर थे उन्होंने 4 डिटर्मिनेंट्स जो थे उन्हें आइडेंटिफाइड किया। और इस थ्योरी को हम लोग पोर्टर्स डायमंड थ्योरी भी कहते हैं। उसका रीज़न था कि डायमंड का जो शेप होता है ना वो 4 कॉर्नर्स का होता है, और इन्होंने भी जो डिटर्मिनेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे वो 4 थे, ठीक है। कौन कौन से, लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, लोकल मार्केट डिमांड, लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री एंड लोकल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तब ये क्या है, पहला लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, इसे हम फैक्टर कंडीशन भी कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारा फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी था इन्होंने उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि हम नेशन के रिसोर्सेज को कंसिडर करते हैं बट जब भी हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इसमें कुछ और नए एडवांस फैक्टर्स जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे कि स्किल, लेबर, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सभी चीज़ों को इन्होंने और इंट्रोड्यूस्ड किया और फैक्टर्स को ऐड कर दिया। इससे क्या होता है ना कि जैसे ये जो एडवांस फैक्टर्स हैं ये ऐड हुए तो इससे क्या है, जो हमारी कंट्री है उसको एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस। अब ये क्या कहता है, यही कि जैसे जैसे हमारी जो ये डिपेंड क्या करता है कि हमारे मार्केट की डिमांड क्या है, यानी कि हमारा जो मार्केट है, हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिमांड क्या है। हम जो भी चेंजेस लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, डेवलपमेंट लाते हैं अपने प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, वो किसके बेसिस पे लाते हैं, ऑब्वियसली जो मार्केट में डिमांड चल रही है, जो हमारी कंज्यूमर की डिमांड है ना। ऐसा तो नहीं ना कि कंज्यूमर को चाहिए कुछ और हम लोग ला देंगे कुछ, और कंज्यूमर को जो चाहिए हम लाएंगे ही नहीं, तो कंज्यूमर क्यों लेगा हमारा प्रोडक्ट, वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्यों। तो इसी के लिए जो हम लोग जो भी नई चीज़ें लाते हैं, जो ट्रेंड लाते हैं, वो सब किस पर बेस करता है, कंज्यूमर की डिमांड पर, मार्केट की डिमांड पर। अब
इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो यूएस में टाइम टू टाइम हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों होते रहते हैं, टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर इनोवेट क्यों होते रहते हैं। उसका रीज़न है कि जो यूएस के कंज्यूमर्स हैं वो फोर्स करता है कंपनीज़ को कि वो नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो करते रहें। रीज़न सिंपल, उनको हमेशा कोई नई नई प्रॉब्लम्स आती है और वो चाहते हैं कि हर प्रॉब्लम जो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए जो भी इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर से कनेक्टेड रहती है और टाइम टाइम अपने अंदर इनोवेशंस और एडवांसमेंट लाती रहती है, उसकी ग्रोथ जो है वो बेस्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लोकल सप्लायर्स एंड कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। तो लोकल सप्लायर और कम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री मतलब ये हमारे जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो लार्ज ग्लोबल फर्म्स हैं वो बेनिफिट करती हैं हमें स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट रहने में बाय हमें सपोर्ट कर कर, और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो हमें प्रोवाइड करती हैं इनपुट्स जो भी हमारी इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारे जितने भी सप्लायर, कस्टमर्स, हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी क्या करती है, सब हमें मोटिवेट करती है, एक तरीके से हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि हाँ हम और अच्छे से इनोवेशन लाएँ, नई नई चीज़ें जो है लॉन्च करें, नए नए जो अपग्रेड्स हैं अपने प्रोडक्ट्स में वो लाते रहें। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं हमारी चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए और मार्केट में हमें एक तरीके से रिमेन रहने के लिए। ठीक है, अब लोकल फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो जो लोकल फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्म स्ट्रेटेजी आती है, इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री की जो राइवलरी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो लोकल स्ट्रेटेजीज़ हैं वो क्या करती हैं, हमारे फॉर्म के कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करती है, अफेक्ट करती हैं। और जो भी हेल्दी लेवल ऑफ राइवलरी है, मतलब अगर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बट कोई वैसा भी कॉम्पिटिटर नहीं है कि भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल प्योर हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, अगर आपकी लोकल फर्म के साथ है तो उससे क्या होता है, आपकी इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये चारों तो हमारे डिटर्मिनेंट थे, पॉटर थ्योरी का बोलो या फिर नेशनल थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बोलो या फिर पॉटर बटामेंट का बोलो। इसके अलावा क्या किया है, पॉटर जी ने एक और पॉइंट ऐड किया था, क्या कि जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है हमारे नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने में, उसको बेहतर बनाने में। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी जो भी इंडस्ट्री है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो भी चीज़ है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ ला सकते हैं, एक्शंस टेक प्लेस कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं, क्या करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को इन्हेंस करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड कंट्रोल। ये अगला टॉपिक है, इसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हमने सारी जो थ्योरीज थी वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ हमारा इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं ट्रेड कंट्रोल के, और बीओपी टॉपिक बचा है। जो बीओपी है वो बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, एक बार दोबारा बता दो, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप लोगों को थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बात बिल्कुल श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुनें। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो फिर तो थ्योरीज आपके लिए बहुत ईजी होंगी। मैंने कोशिश की कि मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल और एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको समझा सकूं, ताकि ये जो रिटन लैंग्वेज है, थ्योरी लैंग्वेज है, वो आप लोग इजीली लर्न कर सको। ठीक है, मर्केंटिलिज्म थ्योरी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल पढ़ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इससे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे पेपर्स, सोल के स्टूडेंट्स के पेपर बहुत पास आ गए हैं, तो अपना बेस्ट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। PDF आप लोगों को मिल जाएगी। सो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।